उत्तराखंड। मैं हूं हिमांशु सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा बीजेपी की रविवार को हुई समीक्षा बैठक को लेकर लिखी पोस्ट पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। मंत्री धन सिंह रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और पदाधिकारियों ने मंत्री परिषद की बैठक में भाग लिया। इन पदाधिकारियों में उत्तराखंड प्रभारी और सह प्रभारी भी हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड कैबिनेट सहित बैठक में शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इन पदाधिकारियों ने मंत्री के रूप में शपथ नहीं ली है, इसीलिए ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है। तो प्रदेश कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक कैसे हो सकती है? यशपाल आर्य ने कहा कि मंत्री जी भारत के संविधान के आर्टिकल 163 और 164 में राज्य सरकारों के मंत्री परिषद के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है। यशपाल आर्य ने तंज कसा कि या तो आजकल जो बीजेपी कर रही है वही संविधान है, ये वाला वक्त आ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप सभी ने भारत के वर्णित पद और गोपनीयता की शपथ ली है, उसका मान रख लीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे देहरादून स्थित सहारा समय की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, धन सिंह रावत की जिस पोस्ट पर यह पूरा बवाल मचा है, आखिर ऐसा क्या कुछ है इसमें कि इतना ज्यादा नेता प्रतिपक्ष भड़क गए? देखिए, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शब्दों की हेराफेरी है। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक प्रदेश कार्यालय में भी ये बात तो सही है, लेकिन कैबिनेट बैठक प्रदेश कार्यालय में नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि किसी पार्टी की जो प्रदेश कार्यालय होता है पार्टी विशेष का होता है, और कैबिनेट सरकार सबकी होती है। उसकी बैठक या तो विधान भवन में होती है या जो भी सरकारी जगह नियत होती है, चाहे वो सचिवालय हो, मुख्यमंत्री आवास हो, वही हो सकती है। तो हो सकता है कि ये कुछ चीजें इस तरीके की रही हो जिसके कारण कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति रही हो। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि इस समय चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है। कल से मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून दौरे पर थे 2 दिन के। कल उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, मंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार के एक महीने के कामकाज का ब्यौरा उन्होंने लिया। इसके अलावा फीडबैक भी लिया कि सरकार कैसे काम कर रही है। आज सुबह से भी लगातार बैठकें चलती रही प्रदेश कार्यालय की बीजेपी के, जिसमें कई कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल हुए अलग अलग बैठक में। और सबसे अहम 2 बैठकें रही। पहली बैठक थी कि बीजेपी ने अपनी 23 उन सीटों की समीक्षा की है जहां से बीजेपी हारी है। बीजेपी ने पहले ही पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए थे जो इन 23 सीटों से अपनी रिपोर्ट तैयार करके लाए थे। आज उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने अपनी रिपोर्ट रखी। वही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने हारी हुई 23 सीटों के जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनसे 1 by 1 पर्सनली फेस टू फेस बात की और कारण जाना कि बीजेपी हारी क्यों है। क्योंकि बीजेपी का मानना है कि भले ही उसने अभी सरकार बना दी हो, लेकिन 2024 का चुनाव काफी अहम है। तो ऐसे में बीजेपी अभी से एक्सरसाइज करे और जहां भी वो कमजोर रही है वहां कैसे मजबूत हो सकती है 24 को लेकर के, इन सब चीजों पे मंथन हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चंपावत में उपचुनाव होने हैं, जहां से मुख्यमंत्री को बीजेपी का कैंडिडेट बनाया जाना है और मुख्यमंत्री चंपावत से ही विधानसभा का सफर तय करेंगे, क्योंकि खटीमा से वो इलेक्शन हार चुके हैं। चंपावत के चुनाव के लिए भी एक कमेटी बन गई है। उस कमेटी का इंचार्ज ऑल ओवर जो सह प्रभारी है रेखा वर्मा, उनको बनाया गया है। उनके साथ जो जिला प्रभारी है चंदन रामदास कैबिनेट मिनिस्टर, उनको जोड़ा गया है। कैलाश शर्मा चुनाव प्रभारी होंगे, सह प्रभारी के तौर पर उनके साथ दीप्ति रावत काम करेंगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार चिंतन बैठक कर रही है, सब प्रदेश कार्यालय में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बैठक थी उसमें कह सकते हैं कि वो कैबिनेट की बैठक ना होकर के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक राष्ट्रीय संगठन बीएल संतोष ने ली। वो सीधी सी बात थी कि वो मंत्रियों की बैठक ले सकते हैं बीएल संतोष, कैबिनेट की बैठक को की अध्यक्षता वो नहीं कर सकते हैं।
कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता केवल मुख्यमंत्री करते हैं और कैबिनेट बैठक में दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी भी बाकायदा मौजूद होते हैं और उस बैठक का एजेंडा तय होता है। जी, यानी कि ज्योत्सना चंपावत सीट से जीत को लेकर आश्वस्त होने से लेकर 2024 की जीत तक का रोड मैप तैयार किया जा रहा है इन बैठकों के दौर के चलते। आप हमारे साथ बने रहिए। और उत्तराखंड में 6 मई से शुरू हो रही है केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग। इस बार सीधे पीएम कार्यालय से होगी। खुद पीएम मोदी अपने कार्यालय से यात्रा का लाइव प्रसारण देखेंगे। सीएम धामी, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी भी अपने कार्यालय से यात्रा की व्यवस्थाओं को देखेंगे। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग और देहरादून से पीएमओ को इंटीग्रेटेड नेटवर्क से लिंक किया जा रहा है और ये पहला मौका है जब पीएम कार्यालय से केदारनाथ यात्रा को लाइव देखा जाएगा। एनआईसी ने केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच 10 हाई फ्रीक्वेंसी आईपी कैमरा लगाए हैं। इस कैमरा के जरिए पूरे केदारनाथ समेत 17 किलोमीटर पैदल रास्ते के हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी। सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी कार्यालय को रेडियो फ्रीक्वेंसी से लिंक किया गया है। तो 6 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू की जानी है। पीएम कार्यालय से इस यात्रा की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना का। तो ज्योत्सना, इस बार के केदारनाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, केदारनाथ यात्रा आप जानती हैं कि हजारों लाखों लोगों की प्रति वर्ष आस्था का केंद्र रहता है और प्रधानमंत्री मोदी की केदारनाथ धाम के प्रति जो आस्था और श्रद्धा है वो किसी से छुपती नहीं है। वो प्रधानमंत्री जब बने या उससे पूर्व जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे या जब वो सक्रिय राजनीति में नहीं आए थे, हमेशा केदारनाथ धाम आते रहे हैं और उन्होंने काफी वक्त केदारनाथ धाम में बिताया है। तो केदारनाथ धाम को लेकर के उनका एक बहुत खास लगाव रहता है। जहाँ वहाँ का निर्माण कार्य है, आस्था श्रद्धा है या कोई भी व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रुचि होती है। आप जानती हैं कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में बहुत बड़ी तबाही आई थी। उसके बाद वहां पर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ और इसको एक सुखद संयोग ही मानिए कि 13 में आपदा आई और 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद से लगातार वहां पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं और प्रधानमंत्री हर महीने ड्रोन कैमरे के जरिए निर्माण कार्यों का जायजा लेते रहे। पीएमओ के माध्यम से ही केदारपुरी, जो न्यू केदारपुरी है, उसके निर्माण कार्यों का एक मॉनिटरिंग की जाती रही है। और आप समझिए कि अब सरकार ने और पुख्ता व्यवस्था कर दी है। अब तक भी 2013 की आपदा के बाद से जो मेन पॉइंट है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसे खुद मुख्य सचिव अपने कक्ष में देखते थे। इसके अलावा पर्यटन सचिव और जो यहाँ पर आपदा कंट्रोल रूम है उसमें भी पूरा देखा जाता था हर कैमरे के माध्यम से। लेकिन इस बार और हाईटेक कैमरे लगा दिए गए हैं और उन कैमरों का जो लिंक है वो अब न सिर्फ मुख्य सचिव या पर्यटन सचिव और आपदा प्रबंधन केंद्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मुख्यमंत्री आवास पर भी और पीएमओ में भी, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में भी पूरा देखा जा सकता है। इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो प्रधानमंत्री लगातार विकास कार्यों को देखते हैं, दूसरा क्राउड मैनेजमेंट कैसा हो, वेदर वहां पर कैसा हो, इसका अपडेट लगातार स्टेट कंट्रोल रूम को मिलता रहता है। और उससे बड़ी बात कि कई लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि जा नहीं सकते हैं, वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्रा चल रही है, यात्रा की व्यवस्था कैसे चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीजें इन कैमरों के माध्यम से पूरी कह सकते हैं कि मॉनिटर होती हैं, देहरादून बैठकर और दिल्ली बैठकर। और इस बार यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कोविड संक्रमण के कारण 2 साल यात्रा सिंबॉलिक हुई थी। उस दौरान भी लाखों लोग आए थे, लेकिन विधिवत तरीके से कपाट ओपनिंग से इस बार शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को क्राउड मैनेजमेंट भी देखना है और व्यवस्था भी देखनी है, और उससे बड़ी बात कि सभी लोगों की सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी है। इसलिए बहुत खास इंतजाम पूरे यात्रा रूट पर किए जा रहे हैं और कमोवेश यही इंतजाम बद्रीनाथ धाम के लिए। बिल्कुल ज्योत्सना, आप हमारे साथ बने रहिए। एक लंबे इंतजार के बाद जो भक्तजन है, जिनकी जनभावना सीधे तौर पर केदारनाथ से जुड़ी रही हैं, वो अब एक लंबे वक्त के बाद फिर से केदारनाथ के दर्शन करने जा सकेंगे, वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच। इस बार ये बेहद खास यात्रा होने वाली है। रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में शनिवार से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में लगातार बैठकें हो रही हैं। बैठकों में धामी सरकार पार्ट 2 के 1 महीने के
कार्यकाल की समीक्षा की गई। साथ ही सीएम धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने पर भी चर्चा हुई और सभी मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी मंथन किया गया। रविवार सुबह से शुरू हुई बैठक में सबसे पहले हार के कारणों की समीक्षा बैठक हुई और उसके बाद सभी जिलाध्यक्षों के साथ पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा और फिर प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई। इन बैठकों में राज्य के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। खासतौर पर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि चंपावत चुनाव को लेकर कमेटी जल्द बन जाएगी और सह प्रभारी रेखा आर्या को जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं मई में पार्टी हर घर तक पहुंचने का एक विशेष अभियान भी चलाएगी। हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, एयर क्राफ्ट के सौंदर्यीकरण का, नगर की साफ सफाई व्यवस्था को लेके नालों की सफाई कराने का था और स्लॉट हाउस निर्माण का प्रस्ताव था। इसके अलावा तिरंगे झंडे का सौंदर्यीकरण और आज बीजेपी ने चुनाव में हारी सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है। पहले बीजेपी ने 23 सीटों की रिपोर्ट मंगवाई और अब राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में जहां हारे उम्मीदवारों से एक एक करके उनके हार के कारण जाने गए, वहीं पर्यवेक्षकों से भी विधानसभावार रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन महामंत्री खासतौर पर मौजूद रहे। बैठक के बाद हारे उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी बात रखी और ये पहला मौका है जब सरकार बनने के बावजूद हारी सीटों का भी गहनता से मंथन हुआ है। दरअसल अब बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ बनी हुई है। ज्योत्सना, जैसे थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रही थी कि चंपावत सीट से किस तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हुआ जाए और उसके अलावा 2024 तक का पूरा रोड मैप बनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बिल्कुल, देखिए 2 दिनों से जैसा मैं आपको बता रही थी कि गहन चिंतन मंथन बीजेपी के अंदर चल रहा है। भले ही बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं चीज है कि 23 वो सीटें बीजेपी हार रही है जहां उनके उस समय सिटिंग एमएलए थे, यानी कि उसके कब्जे में वो सीटें थी और उसके बावजूद वो हार गई। तो उन हार के कारणों की समीक्षा बीजेपी ने की है और आप सोचिए कि उसमें मुख्यमंत्री की सीट भी शामिल है, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ खटीमा से इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन हार गए थे। तो मुख्यमंत्री भी इस पूरी समीक्षा बैठक में 2 तरीके से मौजूद रहे, एक तो एज ए मुख्यमंत्री और दूसरा खटीमा के कैंडिडेट। अब चंपावत का उपचुनाव होना है और चंपावत की वर्तमान जो विधायक थे इस बार चुनाव में जीते कैलाश गहतोड़ी, उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है, क्योंकि ये माना गया है कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे कंफर्टेबल सीट चंपावत है। चंपावत उनकी जो परंपरागत सीट है खटीमा, उससे लगी हुई है। दोनों का सामाजिक ताना बाना लगभग एक जैसा है, जैसा चंपावत का है उसी तरीके से खटीमा का है। तो संगठन भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर। बिल्कुल ज्योत्सना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए प्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों में आगे, रविवार को एक और बीजेपी की बैठक हुई, वहीं दूसरी ओर देहरादून में कांग्रेस ने भी जिला महानगर अध्यक्षों और अनुशासित संगठनों के अध्यक्षों की बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने की। बैठक में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय के लिए पार्टी की रणनीति और बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के रोड मैप पर विचार विमर्श किया गया और प्रदेश में चल रहे कांग्रेस के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि करण महारा ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार रविवार को बैठक की है। धामी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर बीजेपी नेता सरकार के कामकाज की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के 30 दिन के कामकाज को लेकर कई मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ बनी उत्तराखंड सरकार की 1 महीने की उपलब्धि केवल मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ाने के लिए विधानसभा की 1 सीट तैयार करना है। यशपाल आर्य ने कहा कि एक और राज्य में इन दिनों बिजली, पानी, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और कई समस्याओं ने आम जनता का जीना दुश्वार कर रखा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य जनता की परेशानियों को हल करने की बजाय अपने स्वागत और माल्यार्पण कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। सरकार के 30 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन रोजगार, महंगाई पर रोकथाम, जंगलों में लगी आग, बिजली पानी की समस्या को लेकर सरकार का कोई विजन और भविष्य को लेकर रोड मैप देखने को नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि चंपावत से सीएम धामी को उपचुनाव लड़ना है। इससे ठीक पहले वहां के डीएम और एसडीएम का तबादला होना बड़ा सवाल है और वो सरकार से इसका जवाब चाहते हैं। को लेकर मैं इस तरह से चुनाव जीते। अभी हमारे डीएम के और एसडीएम के चंपावत डीएम का तबादला हुआ है, एसडीएम का तबादला कर दिया। आखिर क्यों तबादला हुआ, ये भी बहुत बड़ा विषय है। उन्होंने डीएम का भी तबादला कर दिया, एसडीएम का भी तबादला कर दिया, चुनाव से ठीक पहले किया है। तो कई सवाल हैं, इन सवालों का हम जवाब चाहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रविवार को पौड़ी दौरे पर रहीं। सबसे पहले कंडोलिया मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने कंडोलिया ठाकुर को घंटा भी चढ़ाया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि भूम्याल देव श्री कंडोलिया ठाकुर पर उनके परिवार की पहले से ही आस्था रही है। कंडोलिया ठाकुर जी का मंदिर बहुत ही सुंदर, धार्मिक, प्राचीन और बहुत मान्यताओं वाला है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले भी रितु भंडारी ने कंडोलिया ठाकुर से जीत के लिए प्रार्थना की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हार जीत से भगवान पर आस्था बदलती नहीं है, लेकिन कंडोलिया देवता ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाकर आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए वो आज पूजा अर्चना के लिए कंडोलिया ठाकुर जी के पास पहुंची हैं। हमने कहा अगर जीत होगी तो हम यहाँ घंटा चढ़ाएंगे और दोबारा से कंडोलिया देवता के पास आएंगे। तो उनका आशीर्वाद मेरे लिए बचपन से ही रहा है और मैं फिर से उनका आभार, धन्यवाद और करने आई हूँ। और आस्था है वो तो है ही, देखिए हार जीत से आस्था बढ़ती या घटती नहीं है, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं कि जो हमने यहाँ मांगा था वो एकदम से हमें मिल गया और भगवान की कृपा रही मेरे ऊपर कि हम कोटद्वार जीते। तो धन्यवाद करने आई हूँ। 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन तैयारियों में पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। जिला प्रशासन के निर्देश पर बीआरओ ने नागनी जलधार गांव के समीप भूस्खलन जोन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके चलते नागनी जलधार गांव के समीप भूस्खलन जोन की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। नागनी जलधार गांव के समीप ऋषिकेश चंबा हाईवे पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। रात के समय नागनी जलधार गांव के समीप पहाड़ी पर कटिंग का कार्य होगा, ताकि 4 धाम यात्रा के दौरान नागनी में भूस्खलन जोन मुसीबत का सबब न बने। वहीं इस मामले में टिहरी डीएम और एसएसपी का कहना है कि इस अवधि में किसी भी वाहन को रात के समय चंबा से ऋषिकेश और ऋषिकेश से चंबा आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दिन के समय यातायात सामान्य रूप से चलता रहेगा। आपको बता दें कि नागनी जड़धार गांव के पास हाईवे पर
पहाड़ों से लंबे समय से भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण उक्त स्थान पर अक्सर यातायात बाधित हो जाता है। कई बार मलबा और पत्थर वाहनों के ऊपर भी गिरते रहते हैं, जिसके तहत टिहरी एसएसपी ने स्थानीय पुलिस को हाईवे पर गुजरने वाले वाहनों की स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा है। साथ ही लोगों से विशेष परिस्थिति में मदद के लिए पुलिस से संपर्क करने को कहा है, ताकि अति आवश्यक वाहनों का आवागमन हो सके। अच्छा, ये कहाँ पे आप काम कर रहे हैं? जरधार में। अच्छा, ये जो पॉइंट है बंद क्यों है? ये चलन दिया इसे। अच्छा जी। तो ये बंद कब बंद रहता है, कब खुलता है? 9 बजे रात को बंद होता है, सुबह 6 बजे खुलता है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्लाइड आई है। अच्छा, तो दिन में खुल जाता है, रात को बंद रहता है? जी। 3 मई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जिसके लिए सरकार ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक सरकार 4 धाम यात्रा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा सभी मुकम्मल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए कोई तैयारी पूर्ण रूप से नहीं की है, जिसका खामियाजा 4 धाम यात्रा के शुरू होने के बाद लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक 4 धाम यात्रा में पेयजल की समस्या, मेडिकल की सुविधा, पंजीकरण के अलावा सड़कों की स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। रुड़की दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलौर के पास हरिद्वार से गुजरात जा रहे श्रद्धालुओं से बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में एक महिला और बस के नीचे दबने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही जनपद में वनाग्नि की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के अधिकांश जंगलों में अप्रैल महीने के शुरू होते ही आग लगने की काफी शिकायतें वन विभाग में आ रही हैं। इसी क्रम में नैनीताल से हल्द्वानी रोड के जंगल में जगह जगह आग लगने की घटना सामने आ रही है। वहीं क्षेत्र में तेज हवाओं के चलते धीमे धीमे आग जंगल में फैल रही है। जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर फायर और वन विभाग मौके पर पहुंचा, जिसके बाद टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विभाग के लीडिंग फायरमैन प्रकाश सिंह मेर ने बताया कि बल्दिया खान के अलावा आग ने आलूखेत गांव के जंगलों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। फिलहाल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। आजकल गर्मी के हिसाब से जगह जगह वनाग्नि हो रही है। ये बल्दिया खान क्षेत्र है नीचे हल्द्वानी रोड पर। यहाँ अभी हमें सूचना मिली कि नीचे जो आग लगी हुई है जंगलों में, वो कहीं छोटी छोटी दुकानें बनी हुई सड़क के किनारे इनकी तरफ को आ रही है। तो हम तत्काल यहाँ आकर हम लोगों ने अभी ये दुकान बचाई है, किसी तबकों का है, ये नीचे आग लगी हुई है। इसी तरह अभी एक वनाग्नि की सूचना मिली आलूखेत की तरफ, उधर एक हमारी दूसरी गाड़ी उधर गई हुई है, उसमें वहाँ देखिए वहाँ वो भी वनाग्नि है। तो ये इसको आज ये गर्मी को देखते हुए जगह जगह वनाग्नि जो हो रही है उसको हम लोग फायर के अपने हिसाब से जो है आप पानी डालकर बुझा रहे हैं। जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ फायर कर्मी और वन विभाग के कर्मचारी जो है जाकर पीट कर बुझा रहे हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सल्लू सांप की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। टीम को उनके पास से बाइक, 300 किलोग्राम सल्लू सांप मिले हैं। आपको बता दें कि यह सांप दुर्लभ प्रजाति का है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। वहीं भारतीय बाजार में इसकी कीमत 7 से 10 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ
कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार